गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार मिंटू इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज एक डिमांडिंग टॉपिक को हम लोग जानेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है एलएलबी के संबंध में। एलएलबी के एडमिशन के लिए योग्यता क्या है, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो बात है वो, और एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा वो, और एलएलबी के बाद की स्थिति को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एलएलबी क्या है। एलएलबी की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव लॉ, और अगर लैटिन की बात करें तो बेगम बैकलायूरियस होता है। तो एलएलबी मुख्य रूप से दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक 10+2 के बाद जो कि लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है, और दूसरा है ग्रेजुएशन के बाद। तो मैं पहले 10+2 पे आ जाता हूँ। 10+2 के लेवल के बाद की जो योग्यता है वो मुख्य रूप से है कि आपकी एज जो है 20 वर्ष से कम होनी चाहिए, 12th आपका क्लियर होना चाहिए। अगर उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो क्लैट है, CLAT क्लैट, ये है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये जो है 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन होता है वो क्लैट के ही थ्रू होता है। खास करके इसको आप टॉप रैंकर कर सकते हैं। टॉप रैंकर जो कॉलेज होंगे उसमें आपके एडमिशन होंगे क्लैट के थ्रू। दूसरा आप कर सकते हैं AILET, ठीक है, ऑल इंडिया लॉ इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें भी जो है ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद है LSAT। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। उसके अलावा बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो खुद इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और उसके कटअप के आधार पर उसमें एडमिशन किया जाता है। अगर मैं इसके सिलेबस की चर्चा करूं, क्लैट जैसे कि उसका सिलेबस का चर्चा करूं, तो ये मुख्यतः 5 सेक्शन में होता है। इसमें इंग्लिश होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड होता है, और GS होता है जिसमें करंट अफेयर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आप समझ गए। इसमें निगेटिव मार्किंग भी 0.25 होते हैं। और उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो 5 वर्ष का लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, फिर आप एक सफल एडवोकेट बन सकते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया का बात अलग है जब आपका LLB कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं ग्रेजुएट लेवल पे। तो ग्रेजुएशन के जो छात्र होते हैं वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन करते करते मैच्योर हो जाते हैं। मैं उनको एक बात बताना ये चाहता हूँ कि आपके अंदर ज्ञान की भूख होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ज्ञान की भूख नहीं है तो इस क्षेत्र में आना आपका कोई कारगर साबित नहीं होगा। आपके अंदर ज्ञान की ऐसी भूख होनी चाहिए कि कोई भी क्षेत्र का बात हो, आप एक ऑलराउंडर की भूमिका में हो। आप उस बात से अगर अवगत नहीं हैं तो उनको खोज करना आपका दायित्व होना चाहिए, और उनको फिर अपने डायरी में लिखना भी आपका दायित्व होना चाहिए। रोज़ कुछ ना कुछ नया ग्रहण करते रहना है। देश दुनिया विश्व में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपके पास किसी भी माध्यम से पहुंचती रहे, और उससे आप अवेयर रहें। ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता और महानता होगी। दोस्तों, एडवोकेट बनना और एक सफल एडवोकेट बनना दोनों अलग अलग बात है। अब अगर आप सफल एडवोकेट बनना चाहते हैं तो एडवोकेट के बाद की जो सीढ़ी है वो आप जैसे मजिस्ट्रेट है, जज है, या फिर प्रोसिक्यूटर है, ठीक है। तो आप ऊपर का सफ़र आप अपने नॉलेज के आधार पर कर सकते हैं, जिसका बेज़ाब्ते एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम देते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ज्ञान जो है ना, ये एक खजाना है। ज्ञान एक शक्ति है। नॉलेज इज़ पावर। आप इसको जितना हजम करते जाएंगे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। कानून एक ऐसी शक्ति है जो आपको और ज़्यादा सशक्त बनाती है। कानून की जितनी जानकारी आपको होती जाएगी आपका जो है इंटरनल स्ट्रॉन्गनेस बढ़ता जाएगा। आप अपने आसपास सभी को अवेयर कर सकते हैं। एक भारतीय होने के नाते हमारी भी कर्तव्य है कि भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, भारत के संविधान की जो इतिहास है, भारत का संविधान का जो प्रारूप है, उसको हमको जानना चाहिए। और इसी उद्देश्य से इसकी जो है पढ़ाई अगर आप करते हैं तो आपका मन भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, और समाज में आपका एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी होगा। आगे आते हैं तो इसमें है 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं किसी भी स्ट्रीम से हैं, देयर इज़ नो मैटर, आप आर्ट्स से हैं तो भी अच्छा, साइंस से हैं तो भी अच्छा, कॉमर्स से हैं तो भी अच्छा, ठीक है।
किसी भी स्ट्रीम से हैं आप इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में अपर एज 35 कर दिया जाता है, लेकिन सब यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल और रेगुलेशन होता है। इसके सिलेबस की अगर मैं चर्चा करूं तो इसका सिलेबस मुख्य रूप से कई सेक्शन में बटा होता है, जिसमें भारत के मुख्य जो भी इतिहास से रिलेटेड हैं उससे 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि भारत के जो प्रमुख युद्ध हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख युद्ध हैं, स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, किसी भी संबंध में आपको आप अपने आप को ये प्रूव करना होता है कि आप लिटरेट हैं, यानी आप एक शिक्षित हैं। एक शिक्षित इंसान को क्या जानना चाहिए उतना ही पूछा जाता है। उसके बाद पॉलिटी है, पॉलिटी में संविधान की जानकारी, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद मैथ और रीजनिंग का मिक्स प्रारूप होता है, लेटर राइटिंग होता है, एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखना चाहिए। अब इसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको डर लगता है कि LLB है, ये तो इंग्लिश के बिना काम चलेगा नहीं, मेरा तो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। तो ये आपकी भावना जो है उसको आप अपने ब्रेन से निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एंट्री लेते हैं तो धीरे धीरे आप उनके हैबिचुएट हो जाते हैं और फिर आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं रह जाता है। ये मन की एक सोच है, इस डर को आप सदा के लिए निकाल दीजिए। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, देयर इज़ नो इंग्लिश। आप कहीं कुछ नहीं, आप इस तरह का सोच मत रखिए। आप LLB की डिग्री कंप्लीट कीजिए, पढ़ के कंप्लीट कीजिए, फिर देखिए इंग्लिश क्या है। 26 लेटर का ये है, और हिंदी हम लोग इतना अच्छा से बोलते हैं जो कि 47 से 52 तक है लेटर, तो इसमें दिक्कत नहीं है। ये मन की सोच है कि इंग्लिश कमज़ोर, इंग्लिश वीक, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आगे का सफ़र आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए ज्ञान अर्जित करने की, भारतीय संविधान को जानने की, समाज सेवा करने की, जिनको जो अधिकार से वंचित है उनको अधिकार दिलाने के लिए। पहले खुद अपने अधिकार के बारे में आप जानेंगे तब तो दूसरे का अधिकार दिला पाएंगे। तो इस क्षेत्र में आने के लिए आप अपने कमर को कस लें और निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इंट्रेंस एग्जाम दें, आप निश्चित रूप से क्वालिफाई कर जाएंगे। किसी भी GK GS का जो भी सेक्शन है, प्राइमरी सेक्शन, वैसे 6 to 10 सफिशिएंट होता है। 6 to 10 में जो भी आप पढ़े हैं आर्ट साइंस, वो उसमें भी आपको आ जाएगा। और पॉलिटी की जो जानकारी, जैसे ल्यूसेंट का बुक है उसमें जो पॉलिटी है, तो जो भी पॉलिटी होगा लगभग उसमें से क्वेश्चन आ ही जाने का संभावना रहता है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होता है, उसके लिए आप करंट अफेयर, टेलीविज़न, मीडिया जो भी होता है, इसके सहारे आप हेल्प लेके आगे बढ़ सकते हैं। आशा करते हैं इस छोटी सी जानकारी से आपको बहुत ज़्यादा एक एनर्जी मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर आपकी जो भी समस्याएं होगी मैं उसको सोल्व करने का कोशिश करूंगा। आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। दोस्तों, जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव आना ही है। अगर उतार चढ़ाव नहीं आए तो जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। आप जब तक एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आगे जा नहीं सकते हैं। तो जीवन की जो भी परिस्थिति होती है उसको सहस्र हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना ही हमारी महानता होती है। और जो एक एडवोकेट होता है वो जीवन में बहुत चीज़ ऐसा देखा होता है और वो बहुत आंतरिक रूप से स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, एकदम अच्छा से आप एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे और आशा करेंगे आपका प्यार इसी तरह हमको मिलता रहे। धन्यवाद।